वेलकम टू लर्नो हब। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएसई क्लास 10। टॉपिक हमारा है पार्टीशन ऑफ बंगाल, द स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। इस चैप्टर के साथ ही स्टार्ट होता है हमारा सेकेंड फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट का सेकेंड फेज यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पर सबसे पहला हमारा जो चैप्टर है तो वो है पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट। ठीक है, तो ये जो चैप्टर हमारा है हम लोग यहाँ पर इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट। अब ये चीज़ें जो थी हम लोगों ने पिछले चैप्टर में भी डिस्कस की थी, बट यहाँ पर इसको हम और ज़्यादा डिटेल में जानेंगे कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था ये क्यों हुआ, इसके मोटिव्स क्या थे, जो मोटिव्स बताए गए क्या वही सही थे या कुछ और मोटिव्स थे। ठीक है, इसके अलावा स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट जो है वो कैसे शुरू हुए, उनके आगे के स्टेप्स क्या रहे, कैसे कैसे आगे बढ़े, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर समझेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर पार्टीशन ऑफ बंगाल से। पार्टीशन ऑफ बंगाल करने वाले कौन थे? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन कौन थे ये भी समझ लेते हैं। वायसरॉय ऑफ इंडिया, कब से कब तक? 1899 टू 1905। ठीक है, लॉर्ड कर्जन वायसरॉय ऑफ इंडिया 1899 टू 1905। ठीक है, इंडिया के जो वायसरॉय हुए उसमें 39 ईयर की एज में इन्होंने ज्वाइन किया एज अ वायसरॉय, और सबसे कम एज के वायसरॉय ये थे। ठीक है, इनका मेन कह सकते हैं कि एम्फेसाइज इन्होंने मेन जो किया वो किस पर किया? वो किया एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी पर। ठीक है, और यही आगे हम देखते हैं कि रीज़न भी ये बताते हैं बंगाल पार्टीशन का। तो मेन इनका जो एम्फेसाइज था वो इसी पर था कि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। इसके अलावा ये रिएक्शनरी थे, साथ ही साथ स्टॉन्च एनिमी थे किसके? इंडियन नेशनलिज्म के। ठीक है, कि उसका इन्होंने उसके कट्टर शत्रु, कट्टर विरोधी ये थे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर इस कह सकते हैं वे में कोई भी स्टेप लिए जाते तो उसके अगेंस्ट रिएक्शन इनका आता। ठीक है, ये था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, अब आते हैं रीज़न एंड मोटिव्स पर। ठीक है, रीज़न या मोटिव्स बिहाइंड द पार्टीशन ऑफ बंगाल एज गिवन बाय लॉर्ड कर्जन। ठीक है, तो रीज़न या मोटिव्स जो अभी हम लोग समझेंगे बंगाल पार्टीशन के पीछे के, तो वो किसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे? हम लोग देखेंगे लॉर्ड कर्जन, जो उन्होंने रीज़न बताए। सबसे पहला एडमिनिस्ट्रेटिव नेसेसिटी। ठीक है, कि उनका कहना था कि बंगाल जो है वो इतना बड़ा है कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा। किसी एक गवर्नर जनरल जो है उनके जरिए, या फिर कह सकते हैं उनसे बस की, केवल उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसकी पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसका पार्टीशन जो है वो ज़रूरी है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव नेसेसिटी जो है ये इन्होंने फर्स्ट रीज़न बताया। ठीक है, कि एडमिनिस्ट्रेशन सही तरीके से हो सके, इसलिए हम लोग इसका पार्टीशन कर रहे हैं। उसके लिए पॉपुलेशन उन्होंने रीज़न दिया कि भाई पॉपुलेशन जो है वो इतनी ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन कहा गया कि लगभग 8 करोड़ पॉपुलेशन है। जहाँ पर हम लोग एरिया की बात करें तो एरिया जो है 1,90,000 स्क्वायर माइल है। ठीक है, तो ये हुआ कि भाई पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसका पार्टीशन ज़रूरी है। क्योंकि डिफ़िकल्ट है ये कि एक लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल जो है वो एफिशिएंटली यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन संभाल सके, इसलिए ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया गया कि न्यू जो प्रोविंसेस थी, ठीक है, न्यू प्रोविंस के लिए जो प्लान किया गया कि हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, नई प्रोविंस जो है वो बनेगी, तो वो हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पर किया गया, न्यू प्रोविंस जो थी वो बनी ईस्ट बंगाल एंड आसाम की बात हम लोग करें, ये बनी। कैसे बनी? ओल्ड बंगाल, जो ओल्ड बंगाल था प्लस, मतलब ओल्ड बंगाल के 15 डिस्ट्रिक्ट प्लस चिटगांव एंड आसाम। ठीक है, इनको मिलाकर नई प्रोविंस बनी जो कि ईस्ट बंगाल और आसाम थी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि ये बंगाल है, तो ये कहना था कि ये बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे ये ले लिया ईस्ट बंगाल जो था वो ले लिया, साथ में आसाम ले लिया। ठीक है, और इस तरीके से मतलब इस तरीके से नई प्रोविंस जो थी वो बनाई गई। ठीक है, अभी आगे इसको हम लोग मैप में भी देख लेंगे।
अब नई जो प्रोविंस बनी वहाँ की पॉपुलेशन, तो इस तरीके से प्लानिंग जो थी वो तैयार की गई। नई जो प्रोविंस बनी वहाँ की जो पॉपुलेशन थी उसकी बात हम लोग करें, वहाँ की पॉपुलेशन 31 मिलियन, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग एरिया की बात करते हैं तो 1,06,000 स्क्वायर माइल था एरिया, ठीक है। तो ये हुआ कि अब इस तरह से हम लोग कर देंगे और यहाँ पर क्या होगा, सही तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन हो सकेगा। जब एक छोटा एरिया रहेगा उसको संभालना आसान होगा। अब जो नई प्रोविंस बनी, जो हमारा ईस्ट बंगाल और आसाम इनको मिलाकर बना, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखें तो मैक्सिमम जो थे, या कह सकते हैं मेजॉरिटी में कौन थे, मुस्लिम्स थे, ठीक है। हिंदू जो थे वो यहाँ पर बहुत ही कम थे, इसलिए उनकी तरफ से विरोध भी आया कि हम लोग तो यहाँ बिल्कुल माइनॉरिटी में रह जाएंगे, इस तरीके से पार्टीशन किया जाएगा। तो अब देखिए पार्टीशन हम लोग देखते हैं बाद में कि मुस्लिम जो थे उनकी तरफ से आवाज़ उठाई गई, जिन्ना की तरफ से आवाज़ उठाई गई, बट उसकी शुरुआत जो थी वो यहीं से कर दी गई थी डिवाइड एंड रूल के तहत। यहाँ पर ज़रूर रीज़न जो था वो ये बताया गया था, बट ये पूरी तरह से कम्युनलिज्म डिवीज़न था, ठीक है। चलिए, यहाँ पर जो नई प्रोविंस बनी उसकी कैपिटल जो थी वो डेक्का को बनाई गई। चलिए, तो अभी हम लोगों ने बंगाल पार्टीशन का जो मोटिव था, रियल मोटिव्स थे, वो लॉर्ड कर्जन के अकॉर्डिंग जाना। अब हम लोग यहाँ पर जानेंगे हमारे जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे उनके अकॉर्डिंग क्या रीज़न था, ठीक है। चलिए, real motives according to the nationalist leaders was to curb the nationalism enthusiasm and demonstrate British strength, ठीक है। तो यहाँ पर इनके अकॉर्डिंग क्या था, ब्रिटिश जो थे पहली चीज़ की अपनी जो स्ट्रेंथ थी उसका प्रदर्शन करना चाहते थे, अपनी शक्ति का। दूसरा ये कि ये लोग जो नेशनलिज्म एंड एंथुसिज्म्स जो था, ठीक है, उसको रोकना चाहते थे, ठीक है, इसलिए उन्होंने ये पार्टीशन करवाया। चलिए आइए देखते हैं द रियल रीजन फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है। रियल रीजन ऑफ पार्टीशन ऑफ द बंगाल क्या था, सबसे पहली चीज कि हिंदू एंड मुस्लिम जो थे, ठीक है, उनमें यूनिटी थी। नेशनलिज्म के लिए जब ये लोग फाइट कर रहे थे तो साथ में फाइट कर रहे थे, हिंदू एंड मुस्लिम टेकिंग एक्टिव पार्ट इन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। तो यूनिटी भी थी और नेशनल मूवमेंट जो था उसमें इन दोनों के ही एक्टिव पार्ट थे, जिसकी वजह से क्या था, जो ब्रिटिश थे उनके अगेंस्ट एक बड़ी पावर खड़ी हो रही थी। अब उनको यहाँ पर दिख रहा था दो अलग अलग कम्युनिटी के लोग जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। अगर हम इनमें कम्युनलिज्म वाला जो थॉट है वो डाल देते हैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे और हमारे खिलाफ बड़ी पावर जो है वो नहीं खड़ी होगी, ठीक है। इसलिए उन्होंने ऐसा सोचा, ठीक है। लॉर्ड कर्जन वांटेड टू स्ट्राइक रूट्स ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन जो था वो क्या करना चाहता था, नेशनलिज्म की जो रूट थी उस पर कह सकते हैं अटैक करना चाहता था, ठीक है। बेस्ट वे उसको क्या दिखा, हिंदू एंड मुस्लिम दो कम्युनिटी के लोग हैं तो बस इनको डिवाइड करना ही इसको बेस्ट वे जो था वो दिखा, और इसलिए डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो थी वो यहाँ पर फॉलो की गई। रियलिटी ऑफ पर्पस जो था, अगर देखा जाए तो रियलिटी ऑफ पर्पस जो था वो यही था कि क्योंकि यहाँ पर ये इससे भी प्रूव होता है क्योंकि यहाँ पर जो नया प्रोविंस बना उसमें मेजॉरिटी में कौन थे, मुस्लिम्स थे, ठीक है। तो इस तरह से कम्युनिटी के बेस पर इन दोनों को अलग करना था, ठीक है। और कोई भी कह सकते हैं जो इंपीरियलिस्ट हो, ठीक है, वो नहीं चाहेगा कि सब लोग जो है, जो अपने एम्पायर को बढ़ाना चाहता है, वो नहीं चाहेगा कि भाई हमारे खिलाफ जो है वो ज़्यादा लोग खड़े हो पाएँ। डिवाइड एंड रूल, आपस में फाइट करो तुम लोग और हम लोग अपना एम्पायर जो है वो बढ़ाते जाएं, ठीक है। अच्छा, कन्फर्मेशन ऑफ थॉट, ठीक है। अगर ये चीज़ जो है हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स जो थे उनकी तरफ से कहा गया, आगे उनके ये जो थॉट्स थे इसका कन्फर्मेशन भी मिलता है। जिन ऑफिसर्स ने ये प्लान जो था वो बनाया था पार्टीशन वाला, ठीक है, वो ऑफिसर्स और बाद में खुद लॉर्ड कर्जन जो थे उन्होंने भी इस बात को माना। चलिए बात करते हैं द स्वदेशी एंड द बायकॉट मूवमेंट, ठीक है। द स्वदेशी एंड द बायकॉट मूवमेंट, ठीक है, इसकी बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। देखिए, अभी हम लोगों ने समझा कि बंगाल पार्टीशन जो हुआ जिसका कि लोगों ने बहुत ज़्यादा विरोध किया, केवल बंगाल में ही नहीं इंडिया के अदर पार्ट्स में भी विरोध हुआ। अभी हम लोगों ने बात किया था ना कि जो बंगाल था उसको डिवाइड कर दिया गया था, ईस्टर्न बंगाल एंड आसाम जो था इसको मिलाकर एक नया प्रोविंस जो था वो बनाया गया ईस्टर्न बंगाल, ठीक है, जिसमें कि मेजॉरिटी में कौन थे, मुस्लिम्स थे। तो इस तरीके से इनको डिवाइड किया गया जिसका कि लोगों ने विरोध किया। मुस्लिम्स जो थे उन्होंने भी विरोध किया क्योंकि उस समय क्या था, नेशनलिज्म को लेकर इनके बीच में यूनिटी थी, ठीक है। हम देखते हैं बाद में कि भाई बाद में डिमांड की गई पार्टीशन की, ये सारी चीज़ें थी, लेकिन उसकी शुरुआत जो थी लोगों के अंदर ऐसे थॉट्स जो थे वो यहीं से डाल दिए गए थे, ठीक है।
तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल पार्टीशन हुआ, जिसका कि लोगों ने विरोध किया। उसी विरोध में आता है स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट भी। स्वदेशी यानी अपनी कंट्री में प्रोड्यूस होने वाली चीज़ें, हम बात करें चाहे खेती की कि जो चीज़ें ग्रो की जा रही है वो, या हम बात करें इंडस्ट्रीज़ में, या फिर लोग जो है हैंडीक्राफ्ट वाली काम चीज़ें जो है उससे तैयार कर रहे हैं, उनका यूज़ करना, स्वदेशी का यूज़ करना। एंड बायकॉट्स फॉरेन गुड्स का। दोनों ही चीज़ देखा जाए लगभग सेम है। अगर हम स्वदेशी चीज़ें यूज़ करेंगे, अपने आप ही फॉरेन गुड्स जो है हम उनका यूज़ नहीं करेंगे, अपने आप उनका बायकॉट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का मूवमेंट जो था वो लोगों ने शुरू किया। अब यहाँ पर लॉर्ड कर्जन जो कि देखा जाए एक रिएक्शनरी था, साथ ही साथ स्टॉन्च ओपोनेंट ऑफ नेशनलिज्म था। ठीक है, नेशनलिज्म का घोर विरोधी था। एंड रिएक्शनरी जो चीज़ें जो हैं नहीं समझ में आ रही उनके इंपीरियलिस्टिक के लिए, तो वो क्या करता कि रिएक्शन जो था वो करना, प्रतिक्रियावादी, ठीक है, उस पर प्रतिक्रिया करना, उससे वो पीछे नहीं हटना था। तो अब इसके लिए इन्होंने कि ये जो नेशनलिज्म है उसको कमज़ोर किया जा सके, ठीक है, तो यहाँ पर कई सारे एक्ट उसके द्वारा लाए गए लॉर्ड कर्जन के द्वारा। यहाँ पर कुछ जो है वो हम लोग देखेंगे। कैलकाटा कॉरपोरेशन एक्ट, कैलकाटा कॉरपोरेशन एक्ट जो था वो लाया गया क्योंकि यहाँ के लोगों की जो सेल्फ गवर्नमेंट वाली धारणा थी, ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट की लोग चाह रहे थे कि हमारी सेल्फ गवर्नमेंट हो, उसको क्या किया जाए, कमज़ोर किया जा सके, इसलिए कैलकाटा कॉरपोरेशन एक्ट जो था वो लाया गया। यानी कि यहाँ पर किया ये गया, काउंसिल मेंबर्स जो थे, ठीक है, तो इलेक्टेड काउंसिल मेंबर्स जो थे उनके नंबर्स कम कर दिए गए, और साथ ही साथ जो नॉमिनेटेड थे, यानी जिनका एक तरीके से कह सकते हैं पार्टिसिपेशन था, उनके नंबर्स बढ़ा दिए गए। अब जब वहाँ पर इलेक्टेड लोगों के नंबर्स जो है वो कम कर दिए गए, डायरेक्ट जो इंडियंस थे उनकी भागीदारी, उनका पार्टिसिपेशन यहाँ पर कम हो जाएगा, इसलिए उसने कैलकाटा कॉरपोरेशन एक्ट जो था वो लाया। नेक्स्ट जो था यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, इसमें क्या किया गया, जो भी यूनिवर्सिटीज़ थी उन पे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो था उनका कंट्रोल जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि नेशनलिज्म जो है वो यहाँ से बहुत तेज़ी से ग्रो होता है, कह सकते हैं यहीं पे पनपता है, यहीं से ग्रो होता है, इसलिए उस पर कंट्रोल कर दिया गया कि इस तरीके की कोई भी एक्टिविटीज़ जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में ना हो, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं यूनिवर्सिटीज़ जो है वहाँ पर हमारा यूथ जो है वो होता है, ठीक है, और काफ़ी संख्या में लोग होते हैं, तो नेशनलिज्म वहाँ से शुरुआत होता है, इसलिए उस पर कंट्रोल किया जा सके, इसलिए ये एक्ट जो था वो लाया गया। नेक्स्ट, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, ठीक है, ये एक्ट लाया गया कि जो ऑफिस कह सकते हैं ऑफिस से रिलेटेड, ठीक है, ऑफिशियल रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो क्या हो, वो लीक ना हो, ठीक है, तो उनकी कह सकते हैं सिक्योरिटी जो है वो बनाए रखने के लिए, जैसे हम मान सकते हैं कि इनका कोई एनिमी है, ठीक है, अब या फिर कह सकते हैं भारत पर इनका राज था तो कोई और एनिमी है, यहाँ का कोई और पर्सन जो है वो उनसे मिल गया, उसने यहाँ के सीक्रेट जो है वो वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिए, ठीक है, तो इसलिए इस तरीके का एक्ट जो था लाया गया कि किसी भी तरीके की ऑफिशियल बातचीत भी है वो भी लीक ना हो सके, ठीक है, तो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जो था वो इसलिए लाया गया। ठीक है, द मोस्ट कंट्रोवर्शियल, ठीक है, कई तरीके के स्टेप लिए गए जो कि जिसमें कि मोस्ट कंट्रोवर्शियल एक्ट जो था वो था 1905 का पार्टीशन ऑफ बंगाल, जिसका कि लोगों ने बहुत ज़्यादा विरोध किया, और इसके विरोध में ही स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट जो थे वो शुरू हुए, जिनका नेशनलिज्म में हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रही। स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट जो हमारा था, इसका हमारा फ्रीडम मूवमेंट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रही। आगे भी हम देखते हैं जब महात्मा गांधी आते हैं उस समय भी ये सारी चीज़ें जो हैं वो रहती हैं, ठीक है, तो इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस उस समय भी थी और आगे भी हमारे फ्रीडम मूवमेंट में इसको अपनाया गया। चलिए आगे देखते हैं स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट में। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग एम की, जो ये मूवमेंट थे इसका एम क्या था, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट जो था वो स्टार्ट हुआ था 7 अगस्त 1905 को, ठीक है, बंगाल पार्टीशन से इसकी शुरुआत होती है और यहाँ से ये शुरू हुआ, लेकिन इसके पीछे और भी कारण थे, ये हम लोग यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। देयर वर मैनी फैक्टर्स फॉर इट्स बर्थ, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स थे। सबसे पहली चीज़ कि कॉन्स्टिट्यूशनल में जो मीन्स थे उनकी फ्यूटिलिटी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड जो थे ये समझ में आ गया, जो इंडियन लीडर्स थे उनको ये फील होने लगा कि इनका कोई काम नहीं, इनकी निरर्थकता जो थी वो समझ में आ गया कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पिटिशन कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बट उसका कोई प्रभाव जो है, उसका कोई इम्पैक्ट जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर नहीं पड़ता है, ठीक है, तो ये यहाँ पर उस जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड थे उसकी फ्यूटिलिटी जो थी वो उनको फील होने लगी थी। तो अब यहाँ पर मूवमेंट जो था वो समझ में आ रहा था कि हम लोग को मूवमेंट जो है वो ज़रूरी है, इस तरीके से ये नहीं मानेंगे। इसके अलावा लॉर्ड कर्जन के रिप्रेसिव मेजर्स जो थे
उनकी वजह, वो एक बड़ी वजह थे। लॉर्ड कर्जन के रिप्रेसिव मेजर्स हम लोगों ने भी देखा, लॉर्ड कर्जन जो थे वो स्टॉन्च एनिमी थे इंडियन नेशनलिज्म के और साथ ही साथ रिएक्शनरी थे, ठीक है। तो इनकी तरफ से जो एक्ट थे वो भी हम लोगों ने अभी समझे कि बहुत सारे एक्ट लाए गए, जैसे अभी हम लोगों ने देखा यूनिवर्सिटी वाला एक्ट, ठीक है, कैलकाटा कॉरपोरेशन एक्ट हो गया। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जो थे, ठीक है। तो इस तरीके के जो एक्ट्स लाए, इन्होंने एडेड फ्यूल टू फायर वाला काम किया, यानी आग में घी डालने का काम किया, जिसकी वजह से लोग जो थे वो और ज़्यादा भड़क गए, क्योंकि यहाँ पर रिप्रेसिव पॉलिसीज़ जो थी वो उनके ऊपर ज़बरदस्ती इम्पोज की जा रही थी, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सेलरेटिंग फ्रीडम मूवमेंट। एक्सेलरेटिंग फ्रीडम मूवमेंट जो था वो चलाया तो जा ही रहा था, लेकिन यहाँ से क्या है, फ्रीडम मूवमेंट जो था उसको एक नई दिशा, नया डायरेक्शन एंड स्पीड जो थी वो यहाँ से मिला। इनकरेजिंग इंडियन इंडस्ट्रीज़ जो थी उसको इनकरेज किया गया, इंडियन इंडस्ट्रीज जो थी उसको यहाँ से इनकरेज किया गया, क्योंकि इंडिया में देखा जाए तो उसमें बहुत सारे लोग जो थे बेरोजगार थे, अनएम्प्लॉयड थे बहुत सारे लोग, ठीक है, क्योंकि कंडीशन जो थी वो बुरी हो रही थी। क्यों जो एजुकेटेड थे उनको भी जॉब नहीं मिल रही थी, अगर मिलती थी तो लोअर पोस्ट पे मिलती थी, वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट था। दूसरे यहाँ की इंडस्ट्रीज़ जो थी उनको, ब्रिटिश इंडस्ट्रीज जो थी उन्होंने पूरी तरह से बेकार कर दिया था, और इसलिए अब यहाँ पर ज़रूरी था कि इंडियन इंडस्ट्री जो है उनको इनकरेज किया जाए, जिसके लिए स्वदेशी जो है उसका यूज़ करें, फॉरेन गुड्स का हम लोग क्या करें, बायकॉट करें। इससे क्या होगा, अपने आप ही जो ब्रिटिश, इससे क्या होगा, जो अपने लोग हैं, पहली चीज़ कि अपनी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, अपने जो क्राफ्ट्समैन हैं, अपने जो ट्रेडर्स हैं, वो यहाँ पे क्या होगा, उनका डेवलपमेंट होगा। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश जो गुड्स जो हैं उनका हम लोग अगर बायकॉट करेंगे, अपने आप ही जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ठीक है, उसकी पावर पे असर पड़ेगा, ब्रिटिश जो ट्रेड है, इंडस्ट्रीज़ है, उन पर असर पड़ेगा। इसलिए ये ज़रूरी था, यही इसका एम था कि हमें क्या करनी है, अपनी इंडस्ट्रीज़ जो है वो बढ़ाना है, अपने लोगों को का एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ाना है, ठीक है। और इससे क्या है, ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो है वो अपने आप कमज़ोर हो जाएंगी। चलिए बात करते हैं बिगनिंग ऑफ द मूवमेंट। ये जो मूवमेंट था स्वदेशी एंड बैकआउट मूवमेंट, इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो इसके बिगनिंग की हम लोग बात करें या ओरिजिन की बात करें तो उसकी ओरिजिन हुई थी बंगाल से, क्योंकि बंगाल पार्टीशन की बात हो रही थी, उसी का रिएक्शन था स्वदेशी एंड बैकआउट मूवमेंट, ठीक है। तो ये मूवमेंट जो थे वो तो स्टार्ट हो गए थे, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जब ये रिपोर्ट, पार्टीशन की जो रिपोर्ट थी, जब ये पब्लिसाइज होती है, तब फिर वहाँ से विरोध जो था वो लोगों का और बढ़ गया। कह सकते हैं कि एडेड फ्यूल टू फायर वाला काम किया इस रिपोर्ट ने, कि विरोध बहुत बढ़ गया, बहुत बड़े लेवल पर लोग जो थे वो आ गए यहाँ पर साथ में, ठीक है। वाइड स्प्रेड पार्टिसिपेशन जो यहाँ पर मूवमेंट हो रहा था, ठीक है, इसको हम लोग देखें तो वाइड स्प्रेड था, लोगों का इसमें पार्टिसिपेशन जो था वो बहुत ज़्यादा था। बात करें हम लोग ईस्ट बंगाल की, बात करें हम लोग वेस्ट बंगाल की, हर एज, हर रिलीजन, हर प्रोफेशन के लोग जो थे वो इससे जुड़ते जा रहे थे, और ये काफ़ी बड़े लेवल पर यहाँ पर मूवमेंट जो थे वो शुरू हो गए थे। जगह जगह पर मीटिंग, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रोसेशंस, ये सारी चीज़ें हो रही थी। इसी में कलकत्ता में 1905 में ही, अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक मीटिंग बुलाई गई, जहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग पहुँचे। वंदे मातरम ऐसा कहते हुए, मतलब कह सकते हैं ये जो स्लोगन है वंदे मातरम, हर जगह ये गूंज रहा था, हवा में, कह सकते एयर में, हर जगह वंदे मातरम ही लोगों को सुनाई दे रहा था। लोग यही वर्ड जो थे वो बोल रहे थे, ठीक है। मुस्लिम कम्युनिटी जो थी एक्सप्रेस सिंपैथी एंड होल हार्टेड सपोर्ट, ठीक है। तो वंदे मातरम इस तरीके से लोग जो थे वो हर जगह बोल रहे थे। मीटिंग, डेमोन्स्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें चल रही थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं सितंबर 1905 में लोग जो थे कलकत्ता के सारे जो काली मंदिर थे वहाँ पर प्लेज लिया गया स्वदेशी एंड बायकॉट के लिए, ठीक है, कि स्वदेशी जो है हम उनका यूज़ करेंगे। अब क्यों इसके लिए फेवर में थे ये भी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके, ठीक है। तो हर मंदिर में जाकर लोगों ने क्या किया, प्लेज जो था वो लिया। यहाँ पर देखा जाए तो मुस्लिम कम्युनिटी जो थी उन्होंने भी अपना होल हार्टेड सपोर्ट जो और एंड सिंपैथी जो थी वो लोगों के साथ शेयर की। इसके बाद हम देखते हैं अक्टूबर 1905, 16 अक्टूबर 1905 को ये जो था पार्टीशन, ठीक है, तो इसको इन्फोर्स कर दिया गया, पार्टीशन ऑफ बंगाल, इसे इन्फोर्स कर दिया गया। अब यहाँ से लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। इस दिन को लोगों ने नेशनल मॉर्निंग यानी कि
राष्ट्रीय शोक का दिवस जो था वो माना। इसके बाद जाहिर सी बात है लोगों के अंदर नाराज़गी, एजिटेशन मूवमेंट, ये सारी चीज़ें चल रही थी, वो और ज़्यादा बढ़ गई। लोग जो थे वो हड़ताल करने लगे, स्ट्राइक करने लगे, बेयरफुट गंगा बाथ के लिए गए, नंगे पाँव चलकर लोग जो थे वो गंगा बाथ के लिए गए। लोगों ने ब्रदरहुड का सिंबल राखी हमारे यहाँ है ना, तो राखी जो थी, मुस्लिम जो थे, हिंदू मुस्लिम जो थे, उन्होंने एक दूसरे को बांधा फॉर फ्रेटर्निटी, भाईचारे के लिए एक दूसरे को राखी बांधा गया, फास्ट रखा गया, हर तरह वंदे मातरम, यही चीज़ें जो थी, यही वर्ड जो था वो गूंज रहा था। अच्छा, वंदे मातरम ये हमारा क्या है, नेशनल सॉन्ग है, ठीक है, नेशनल सॉन्ग है जिसको कि लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। लेकिन वंदे मातरम जो ये वर्ड है ये कहाँ से आया है, ये वर्ड या स्लोगन, ये स्लोगन जो है ये कहाँ से आया है? ये स्लोगन जो है किरण चंद चट्टोपाध्याय, एक ड्रामा हो रहा था उस दौरान उन्होंने सबसे पहले यूज़ किया था, वहाँ से वंदे मातरम ये स्लोगन जो है वो लिया गया। तो वंदे मातरम हर जगह जो था वो गूंजने लगा। रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे इन्होंने भी कंपोज किया आमार सोनार बांग्ला, ठीक है, आमार सोनार बांग्ला, रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्होंने भी नेशनल सॉन्ग के रूप में इसको कंपोज किया। लोगों ने इसको भी गाया और हर तरफ वंदे मातरम जो था वो गूंज रहा था। बड़े लेवल पर लोग जो थे वो प्लेज ले रहे थे स्वदेशी के लिए। चलिए बात करते हैं थर्ड, जो कि है प्रोग्रेस एंड प्रोग्राम ऑफ द मूवमेंट। इस मूवमेंट के प्रोग्रेस एंड प्रोग्राम के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं एक्सपेंडिंग स्कोप। इसका स्कोप क्या था? स्टार्टिंग में जब ये मूवमेंट जो थे वो स्टार्ट हुए अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है, एंटी पार्टीशन जो था, इस तरीके से मूवमेंट जो थे वो स्टार्ट हुए। जल्द ही क्या हुआ, इसमें स्वदेशी, बायकॉट एंड नेशनल एजुकेशन, इन तीनों को बेस बनाकर प्रोग्राम जो था वो शुरू किया और इस लेवल पर फिर आगे ये मूवमेंट जो थे वो आगे बढ़ने लगे। नेशनल स्प्रेड, स्टार्टिंग इसकी कहाँ से थी? इसकी स्टार्टिंग जो थी वो बंगाल से थी। जल्द ही फ्रंटियर बंगाल, यानी कि बंगाल के पार हम बात करें जो यूनाइटेड प्रोविंसेस थी, जैसे हो गए पंजाब हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, इन जगहों पर भी ये मूवमेंट जो था वो पहुंच गया और फिर आगे इससे पार तक ये मूवमेंट्स जो थे वो पहुंच गए। इन मूवमेंट्स में ये ध्यान रखने वाली बात है कि कांग्रेस की दोनों ब्रांचेस, चाहे मॉडरेट्स रहे हों चाहे असर्टिव रहे हों, दोनों का ही पार्टिसिपेशन था। क्यों? क्योंकि बंगाल जो पार्टीशन था उसके अगेंस्ट सभी लोग थे, ठीक है। इन्फ्लुएंशियल लीडर्स जैसे कि हम लोग बात करें, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, विपिन चंद्रपाल हो गए, अरविंदो घोष हो गए, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड अदर बहुत सारे जो लीडर्स थे उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। उन्होंने इसको इंडिया के अदर पार्ट्स में पहुंचाने में हेल्प की कि जगह जगह मीटिंग्स करना, स्पीचेस देना, ठीक है, इस तरीके से लोगों को कलेक्ट करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होने लगी। बायकॉट एंड स्वदेशी कॉल्स, लोगों से कहा जाने लगा, लोगों का आह्वान किया जाने लगा, लोगों से कहा जाने लगा कि भाई स्वदेशी जो है आइटम्स उन्हीं का यूज़ किया जाए, अपने देश में बनने वाली जो चीज़ें हैं उन्हीं का यूज़ किया जाए और जो फॉरेन गुड्स हैं उनका बायकॉट किया जाए। और इसमें पार्टिसिपेशन जो था वो सभी का था। देखा जाए तो मर्चेंट्स रहे हों, ट्रेडर्स रहे हों, ठीक है, इसके अलावा यहाँ तक कि सन्यासीज जो थे उनका भी पार्टिसिपेशन था। बहुत सारे जो एसोसिएशन थे वो भी ऑर्गेनाइज हुए, उन लोगों ने लोगों के अंदर जागरूकता, अवेयरनेस जो थी वो इसके लिए जगाई। इसके अलावा बहुत सारे एसोसिएशन ऐसे भी थे जिन्होंने वॉलेंटियर्स जो थे वो ऑर्गेनाइज किए, वॉलेंटियर्स जो कि स्वदेशी, बायकॉट एंड पार्टीशन के बारे में लोगों तक पहुँचाएँ बातें और इस तरीके से यहाँ मूवमेंट जो है वो ऑर्गेनाइज करें। इसमें लॉयर्स, टीचर्स, सभी लोग जो थे अपनी जॉब छोड़कर और सबका पार्टिसिपेशन रहा। इसके अलावा हम लोग बात करें विमेन हो गई या फिर स्टूडेंट्स हो गए, ये सभी, इन सभी का भी पार्टिसिपेशन यहाँ पर रहा। इन लोगों ने जो शॉप्स थी, ठीक है, चाहे हम बात करें सिगरेट्स की हो गई, फॉरेन गुड्स की, वहाँ पर इन लोगों ने पिकेटिंग की, यानी धरना प्रदर्शन जो था, डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह, वो चीज़ें इन लोगों ने की। इसके अलावा जो फॉरेन गुड्स थे उनका बोन फायर जो था वो भी किया गया, उन सभी को जलाया भी गया। तो यहाँ पर सोशल सपोर्ट हम लोग देखें तो हर कम्युनिटी से लोग जो थे वो यहाँ पर सपोर्ट के लिए आ रहे थे, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, ठीक है, बच्चे बड़े सभी लोग यहाँ पर, प्रोफेशनल सभी लोग जो थे उनका पार्टिसिपेशन यहाँ पर था।
यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया गया आत्मशक्ति सेल्फ रिलायंस को। जब ये मूवमेंट हो रहे थे तो फिर काफ़ी सारा अमाउंट जो है वो भी कलेक्ट हो रहा था। उस अमाउंट का यूज़ कहाँ था? उस अमाउंट का यूज़ था कि टेक्सटाइल्स मिल्स जो हो गई उनको तैयार करवाना, ठीक है, सोप कंपनीज हो गई, मैच फैक्ट्रीज हो गई, ये सारी चीज़ें जो है वो इस्टेब्लिश लगाने में उन अमाउंट का यूज़ हो रहा था, जिससे कि अपने ही कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है वो प्रोड्यूस की जा सके। क्योंकि अब लोगों को कॉल की जा रही थी किस लिए? स्वदेशी के लिए। तो स्वदेशी जब अपने यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तभी हम क्या करेंगे? हम उसका यूज़ कर सकेंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को इस्टेब्लिश किया जा रहा था। इससे क्या होगा? फॉरेन गुड्स जो है उनका अपने आप बाइकआउट होगा, साथ ही साथ यहाँ के जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सकेगा। इसलिए इन चीज़ों को इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया गया। इसके अलावा कह सकते हैं कि इंश्योरेंस जो है, नेशनल इंश्योरेंस जो है, नेशनल बैंक जो है वो भी इस्टेब्लिश किए गए कि लोग जो है वो काम शुरू कर सकें, ठीक है। उनको अमाउंट जो है अगर वो चाहिए तो वो मिल सके इंटरेस्ट रेट पर। कल्चरल इम्पैक्ट की अब हम लोग बात करेंगे। कल्चरल इम्पैक्ट जो रहा वो भी बहुत ज़्यादा रहा। काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो लिखी जाने लगी। प्रोज हो गए, पोइट्रीज़ हो गए, जर्नलिज्म जो हो गया, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुई। जर्नलिज्म की बात करें तो मैगजीन्स वगैरह में उसमें क्या चीज़ें हो रही थी वो सारी चीज़ें लिखी जाने लगी और उसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो थे वो इससे जुड़ते गए, उनके अंदर अवेयरनेस आती गई। जो लोग भी इन मूवमेंट्स में उनका पार्टिसिपेशन नहीं था उनका सोशल बायकॉट यहाँ पर किया जा रहा था। इसके अलावा हम बात करें पार्टीज़ में, बात करें मैरिजेस में, बात करें उन जगहों पर फॉरेन गुड्स जो थे उनका यूज़ नहीं हो रहा था, ठीक है। नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो थे वो भी इस्टेब्लिश किए जहाँ पर फिज़िकल, लिटरेरी, इस तरीके की एजुकेशन जो थी वो दी जा रही थी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, ये सारी चीज़ें इस्टेब्लिश की गई। नेशनल एजुकेशन में देखा जाए तो रोल ऑफ अरविंदो घोष, इनको एज अ प्रिंसिपल इन्होंने वहाँ पर काम किया। अब इसके बाद आते हैं स्टूडेंट्स पर। स्कूल कॉलेज की अगर हम बात करें, चाहे स्कूल के स्टूडेंट्स हो चाहे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हो, इन सभी का इन्वॉल्वमेंट इसमें बहुत ज़्यादा था। देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जीलस जो है, सबसे ज़्यादा जोशीले जो है वो स्टूडेंट्स ही माने गए। उन्होंने ऑर्गेनाइज किए वॉलंटरीज एसोसिएशंस, ठीक है, जो कि क्या करते थे, लोगों तक इन सारी चीज़ों को पहुंचाते थे। जैसे हम बात करें पिकेटिंग के लिए, ठीक है, इसके अलावा प्रोपोगेंडा, इन सारी चीज़ों के लिए इन्होंने वॉलंटरीज जो थी वो ऑर्गेनाइज की। कुल मिलाकर अगर हम बात करें कि स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट जो थे मार्क किए गए बाय यूनिटी एंड डिटर्मिनेशन, प्लेड अ crucial role in India's struggle for independence and left a lasting impact of the nation's culture and self-reliance, ठीक है। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें हर तरफ दिखता है। चलिए अब देखते हैं फोर्थ है पॉलिसी ऑफ रिप्रेशन फॉलोड बाय द गवर्नमेंट के द्वारा ये जो मूवमेंट थे इनको सप्रेस करने के लिए रिप्रेशन की पॉलिसी अडॉप्ट की गई। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें हुई, इन लोगों ने किस तरीके की पॉलिसीज़ जो थी वो लाई कि इस मूवमेंट को सप्रेस कर दिया जाए, ठीक है। तो सप्रेशन मूवमेंट फॉलोड पॉलिसी ऑफ रिप्रेशन, ठीक है, इसके द्वारा। इसके लिए क्या किया गया है, इनके जो सोल्जर्स थे उनके पास अच्छे खासे वेपन्स जो थे वो दे दिए गए, जिसका यूज़ करके बुरी तरह से उन्होंने लोगों को पीटा। अब इसकी वजह से कितने सारे लोग जो थे, चाहे लोकल लोगों की बात करें चाहे लीडर्स की बात करें, बहुत सारे लोग जो थे उनको चोट लगी, बहुत सारे लोग थे बुरी तरह से पीटा गया, बहुत सारे लोग थे जिनकी जान गई और बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको जेल में भी डाल दिया गया। उसी में बात करेंगे हम लोग 1907 में अजीत सिंह और लाला लाजपत राय, इन दोनों को क्या किया गया, जेल में डाल दिया गया। लेकिन इनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिले तो कुछ टाइम के बाद, कुछ मंथ के बाद इनको छोड़ दिया गया। आगे फिर हम देखते हैं कि तिलक, इनको भी 1908 में इनको भी कारावास की सज़ा सुनाई गई, मतलब इनको भी जेल में डाल दिया गया। इसके बाद 6 ईयर तक की इनको कैद की सज़ा सुनाई गई, ठीक है। अरविंदो जो थे इनको भी 1 ईयर के लिए जेल भेज दिया गया। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स के साथ किस तरह डील किया गया, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स जो थे वो भी बहुत बढ़ चढ़कर उन्होंने भी हिस्सा लिया था। तो स्टूडेंट्स जो थे उनके खिलाफ एक्शन लेने की बात हुई। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे उनको बुरी तरह से पीटा गया।
कितने सारे स्टूडेंट्स जो थे उनको कॉलेज स्कूल जो भी थे वहाँ से निकाल दिया गया, ठीक है, सस्पेंड कर दिया गया। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनके लिए स्कूल जो था उस पर प्रेशर बनाया गया कि इनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शंस जो हैं वो लिए जाएं, ठीक है। तो इस तरीके से इस मूवमेंट को सप्रेस करने की पूरी तरह से कोशिश की गई। इसके अलावा डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो थी वो भी यहाँ पर अपनाई गई। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत क्या किया गया, देखा गया अर्ली नेशनलिस्ट जो है वो थोड़ा सा गवर्नमेंट के लिए क्या है, सॉफ्ट है, तो उनके लिए एक प्लान जो था वो अलग बनाया गया। दूसरी तरफ मुस्लिम जो कि कम्युनिटी को लेकर थे, तो दूसरी तरफ मुस्लिम जो है उनके साथ मेल मिलाप वाली पॉलिसी जो थी वो की गई कि भाई हम तुम्हारे लिए अच्छे हैं, तो उस तरीके से उनसे मिलना जुलना, उनको अपनी तरफ करना, जिससे कि जो रेडिकल हैं या असर्टिव हैं वो एक तरफ अलग हो जाए। इससे क्या होगा, ये मूवमेंट जो है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा और इसे ये पूरी तरह से सप्रेस कर सकेंगे। तो इसलिए यहाँ पर रिप्रेसिव पॉलिसी जो थी वो अपनाई गई इस मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए। चलिए बात करते हैं इम्पैक्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द मूवमेंट, ठीक है। इस मूवमेंट का सिग्निफिकेंस क्या रहा, इसका इम्पैक्ट क्या रहा, वो हम लोग यहाँ पर जानेंगे, यानी इसके प्रभाव और महत्व क्या रहे ये जानेंगे, ठीक है। चलिए ये देखते हैं किस वे में ये इफेक्टिव रहा ये मूवमेंट, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे दे इनकरेज द यूज़ ऑफ स्वदेशी, ठीक है। तो इस मूवमेंट ने लोगों को स्वदेशी के यूज़ के लिए इनकरेज किया। देखिए अब यहाँ से क्या हुआ कि लोग जो इंडिया में बनी हुई चीजें यूज करने लगे, तो इंडिया में बनी हुई चीजों ने अब रिप्लेस कर दिया फॉरेन गुड्स को, ठीक है। यहाँ पर इसकी वजह से क्या हुआ, हमारी इंडस्ट्रीज जो धीरे धीरे बंद होने लगी थी, यहाँ पर उनको एक नई लाइफ मिली, क्योंकि अब स्वदेशी जो गुड्स थे उनकी डिमांड बढ़ने लगी थी, ठीक है। तो न्यू लाइफ ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, खास तौर से कॉटेज इंडस्ट्रीज जो थी वो यहाँ पर तेजी से उसकी डिमांड बढ़ी, ठीक है। फॉरेन गुड्स डिसअपियर, धीरे धीरे भारत के घरों से फॉरेन गुड्स जो थे वो डिसअपियर होने लगे और उसकी जगह पूरी तरह से स्वदेशी गुड्स जो थे वो ले रहे थे। सेकेंड है इनकरेजमेंट टू लोकल इंडस्ट्रीज़। लोकल इंडस्ट्रीज़ जो थी वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनकरेज हुई। क्यों? क्योंकि स्वदेशी गुड्स थे, अब उनकी डिमांड जो थी वो बढ़ने लगी। उनकी डिमांड बढ़ने के साथ ही साथ क्या हुआ, उनकी डिमांड्स बढ़ने के साथ ही साथ उनका प्रोडक्शन जो था वो बढ़ने लगा। जाहिर सी बात है कि डिमांड बढ़ रही है तो प्रोडक्शन जो था वो बढ़ेगा ही। अब क्या था, कितनी सारी ऐसी कह सकते हैं इंडस्ट्रीज़ थी या फिर कॉटेज इंडस्ट्रीज़ वगैरह थी, ठीक है, कि वो अब बंद पड़ने वाली थी या बंद हो गई थी। अब उनको एक नई लाइफ जो थी फिर से मिलने लगी कि जगह जगह पर ये फिर से सेटअप इनका लगने लगा, ठीक है। तो इंक्रीज यहाँ पर डिमांड जो थी स्वदेशी गुड्स की बढ़ने के साथ ही साथ प्रोडक्शन जो था इंडिया में बनी हुई चीज़ों का वो भी अब बढ़ने लगा। मेन अगर यहाँ पर कहा जाए मेन इफेक्ट आया, पावर लूम हो गया, हैंडलूम हो गया, हैंडीक्राफ्ट हो गया, सोप फैक्ट्रीज हो गई, ठीक है, टेक्सटाइल मिल हो गई, या फिर कह सकते हैं मैचेस इंडस्ट्रीज हो गई, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो थी वो अब बहुत तेज़ी से यहाँ पर डेवलप होने लगी, जो बिल्कुल ही ठप पड़ी हुई थी। स्वदेशी स्टोर जो थे वो सेटअप होने लगे जगह जगह पर, जहाँ जहाँ पर इन चीज़ों की डिमांड थी, ठीक है। स्वदेशी स्टोर्स जो थे वो जगह जगह खुलने लगे। आचार्य पीसी रे जो थे उन्होंने भी बंगाल में केमिकल स्वदेशी स्टोर जो था वो स्टार्ट किया। यहाँ तक कि रविंद्रनाथ टैगोर जी जो थे उन्होंने भी बहुत सारे स्वदेशी स्टोर्स जो थे उनको खुलने में हेल्प की। थर्ड है एम्प्लॉयमेंट टू द अनएम्प्लॉयड क्राफ्ट्स पर्सन, ठीक है। जो अनएम्प्लॉयड क्राफ्ट्स पर्सन थे उनको यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिलने लगा। देखिए जो ब्रिटिश पॉलिसी थी कि उनके गुड्स जो थे वो यहाँ पर आ रहे थे, लोग जो थे फॉरेन गुड्स का यूज़ कर रहे थे। अब क्या था, उसकी वजह से कितने सारे लोग जो थे वो खाली बैठ गए थे ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी के चलते, और या फिर खेतों में काम करने को मजबूर थे। अब खेतों में उतना काम है या नहीं है, फैमिली के कितने लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, ठीक है, कितना काम है, लेकिन फिर भी लोग जो थे वो खेतों की तरफ ही काम करने में लगे हुए थे क्योंकि उनके पास काम नहीं था, अनएम्प्लॉयड बहुत ज़्यादा था। अब क्या था कि स्वदेशी मूवमेंट के तहत अब लोग स्वदेशी जो गुड्स थे उनका यूज़ करने लगे, जिसकी वजह से ये जो आर्टिसंस वगैरह थे, ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के, तो ये सभी क्या है, कॉटेज इंडस्ट्रीज जो थी वो प्रमोट हुई, जिसकी वजह से इनको काम अब मिलने लगा। एक यहाँ पर बड़ा चेंज ये भी आया कि भाई इनको काम मिलने लगा, इनकी इंडस्ट्रीज जो थी वो फिर से शुरू हो गई। बड़ा चेंज ये था कि ये जो रॉ मटेरियल था अब उसका इन कॉटेज इंडस्ट्रीज में भी यूज होने लगा, ठीक है, वरना यहाँ का रॉ मटेरियल जो था वो बाहर जा रहा था क्योंकि बाहर की चीज़ें ही हम लोग यूज़ कर रहे थे, है ना। तो अब यहाँ के रॉ मटेरियल का यूज़ जो था वो यहाँ पर होने लगा। चलिए बात करते हैं
फोर्थ यहाँ पर है ग्रेट एंथुसिज्म अमंग्स स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो थे उनके बीच में ग्रेट एंथुसिज्म जो था वो देखने को मिला, उनमें बहुत ज़्यादा उत्साह देखने को मिला। अब देखिए, ये तो माना भी जाता है कि भाई जो यूथ है उसके अंदर बहुत ज़्यादा करेजमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही चीज़ था कि स्वदेशी जो आंदोलन थे वहाँ पर मच एंथुसिज्म जो था वो देखने को मिला इन स्टूडेंट्स के अंदर। इन्होंने क्या किया, बायकॉट किया, जो गवर्नमेंट स्कूल्स थे, गवर्नमेंट कॉलेजेस थे, उनका बायकॉट किया, जगह जगह पर मीटिंग की, डेमोन्स्ट्रेशन किया, पिकेटिंग शॉप्स, ठीक है, शॉप्स जो थी उनकी पिकेटिंग की। इसके अलावा फॉरेन गुड्स जो थे उनको जलाया गया। ठीक है, शॉप की पिकेटिंग मतलब वहाँ पर धरना देना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, वेज्ड वॉर, जो गवर्नमेंट की आक्रामक नीतियाँ थी, पॉलिसीज़ थी, या फिर कह सकते अत्याचार वाली पॉलिसीज़ थी, उनके खिलाफ इन्होंने युद्ध छेड़ा। इसीलिए अभी हम लोगों ने देखा कि इनके खिलाफ बहुत ज़्यादा एक्शन जो थे वो लिए गए गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो इनका जो करेजमेंट था उसके सामने ब्रिटिश रूल का जो जोश था वो फीका पड़ गया। चलिए बात करते हैं फिफ्थ, इनकरेजिंग नेशनल लिटरेचर। ठीक है, नेशनल लिटरेचर जो था वो भी यहाँ पर इनकरेज हुआ। देखिए क्या हुआ, स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट जो था इसने लोगों को बहुत ज़्यादा इनकरेज किया। नेशनलिज्म, लोगों के नेशनलिज्म, लोगों का पैट्रियटिज्म जो था वो यहाँ बहुत ज़्यादा इनकरेज किया। ग्रेट इंडियन राइटर्स जो थे, जैसे कि बात करें हम लोग, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, रजनीकांत सेन हो गए, मुकुंदा दास हो गए, और भी बहुत सारे इस तरीके के राइटर्स थे। हम लोगों ने अभी पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किया था। तो लोगों ने इस तरीके की चीज़ें जो थी वो लिखी जाने लगी, देश पर चीज़ें लिखी जाने लगी। अब ये सारी चीज़ें जो थी, ठीक है, लोगों में अवेयरनेस जगाने का काम करती हैं, लोगों के अंदर जोश जगाने का काम करती हैं। और यहाँ से क्या हुआ, ये सारी जो राइटिंग्स थी उसने इंडियन पीपल जो थे उनको न्यू जील, नए एक जोश से भर दिया। अब सभी लोग जो थे अपनी कंट्री के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए फाइट करने के लिए तैयार थे, सेक्रीफाइस के लिए कोने कोने से लोग तैयार थे। नेक्स्ट है सिक्स्थ, इंस्पायरिंग द नेशनल फीलिंग थ्रू आउट इंडियाज। ठीक है, नेशनल फीलिंग जो थी वो पूरे इंडिया में यहाँ पर इंस्पायर हुई। ठीक है, मूवमेंट वर नेशन वाइड, ये मूवमेंट जो था वो नेशन वाइड था, ये किसी रीजन का या पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी का, पर्टिकुलर किसी ग्रुप का ये जो मूवमेंट था वो नहीं था। ये मूवमेंट जो था उसकी बात करें हम लोग तो ये नेशन वाइड था। ठीक है, पूरे देश में ये मूवमेंट जो था वो फैल गया। एज अ रिजल्ट क्या था इस मूवमेंट का, इसका रिजल्ट ये रहा कि अहेड विथ फर्म डिटर्मिनेशन, लोगों ने संकल्प लिया कि अपनी जो मदरलैंड है उसको ब्रिटिश रूल से क्या करेंगे, आज़ाद कराएंगे। चलिए बात करते हैं सेवेंथ है यहाँ पर ग्रेट एंथुसिज्म अमंग विमेन। विमेन जो थी उनके बीच में भी बहुत ज़्यादा उत्साह देखा गया। विमेन जिनको कि माना जाता था कि भाई घर गृहस्थी देखना, फैमिली को देखना, यही उनका काम था। अब यहाँ पर उन्होंने भी इस एक्शन में पूरी तरह से पार्टिसिपेट किया। विमेन जम्प्ड इनटू एक्शन, मार्च शोल्डर टू शोल्डर। जो मेन जो काम कर रहे थे उनके साथ वो भी कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही थी। प्रोसेशन हो गया, डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, प्रभात फेरी हो गया, ठीक है, पिकेटिंग हो गया, बोन फायर्स हो गया, इन सभी में साथ में जो पुरुष थे उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये भी पार्टिसिपेट कर रही थी। ठीक है, यानी कि इनके अंदर भी बहुत ज़्यादा उत्साह और इनका पार्टिसिपेशन जो है वो भी देखा गया। नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ द मूवमेंट ऑन द इंग्लिश। जो इंग्लिश थे यानी अंग्रेज जो थे उनके ऊपर क्या इसका इफेक्ट हुआ वो हम लोग यहाँ पर समझेंगे। देखिए स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट जो था, ठीक है, इसमें क्या किया गया, इसमें हम लोग इसमें क्या था कि अपने कंट्री में बनी हुए जो गुड्स हैं उनका यूज़ करना और जो फॉरेन गुड्स हैं उनका यूज़ ना करना। और यहाँ तक कि उसको क्या किया जा रहा था, उसको बोन फायर, उसकी आग जो था वो जला दिया जा रहा था। ठीक है, स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट बैडली हर्ट देयर ट्रेड इंटरेस्ट। ब्रिटिश जो थे वो यहाँ पर किस लिए आए थे, ट्रेड के लिए आए थे स्टार्टिंग में, फिर आगे रूल करने लगे। लेकिन ऐसा नहीं था कि जो ट्रेड था उसको उन्होंने छोड़ा, उसको और ज़्यादा डेवलप किया और यहाँ की वजह से ही उनकी इंडस्ट्रीज़ जो थी वो और ज़्यादा डेवलप होती गई। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब स्वदेशी डिमांड्स यहाँ पर बढ़ने लगी, स्वदेशी गुड्स की डिमांड्स बढ़ने लगी, उसकी वजह से उनके जो ट्रेड इंटरेस्ट थे वो बैडली हर्ट होने लगे क्योंकि अब उन्हें नुकसान हो रहा था। यहाँ पर उनके जो सामान थे, उनके जो गुड्स थे, उनकी डिमांड सिर्फ घटी ही नहीं बल्कि ओपन मार्केट में उनको कोई बेच नहीं सकता था। अगर ओपन मार्केट में ये गुड्स दिख जाते थे, फॉरेन गुड्स, तो उनको जला दिया जाता था।
तो जो ब्रिटिश रूल यहाँ पर रूल कर रहा था और अपना ट्रेड वगैरह जो है वो बढ़ा रहा था, तो उनके ट्रेडिंग ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो इससे ज़्यादा ग्रेट इंसल्ट नहीं हो सकती, ठीक है, बहुत ज़्यादा। अब जाहिर सी बात है कि आप ओपन मार्केट में बेच तो नहीं सकते, उनकी डिमांड घट गई। इसके अलावा अगर ऐसे फॉरेन गुड्स देखे जा रहे थे तो उनको तुरंत ही आग के हवाले कर दिया जा रहा था। चलिए बात करते हैं नाइन्थ है लीडिंग टू द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, ठीक है। तो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की अगर हम लोग बात करें, देखिए यहाँ पर क्या था, स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट जो था, ठीक है, इसको हम देखें तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, लोगों का पार्टिसिपेशन जो था वो बहुत ज़्यादा था। गवर्नमेंट ने इसको सप्रेस करने के लिए रिप्रेसिव पॉलिसीज़ जो थी वो अपनाई, जहाँ पर लोगों को मारा पीटा गया, जेल भी भेजा गया, मतलब जितनी तरीके से कड़ाई कर सकते थे, ठीक है, लोगों के लिए हार्ड हो सकते थे, उतना ज़्यादा वो लोग हार्ड हुए। लेकिन जितना ही ज़्यादा उनकी रिप्रेसिव मेजर्स जो थे वो आगे बढ़ रहे थे, उतना ही ज़्यादा एजिटेटर्स जो थे वो उनके अगेंस्ट होते जा रहे थे। यहाँ वो सप्रेस नहीं हो रहे थे, वो और ज़्यादा रेवोल्यूशन जो था वो और ज़्यादा बढ़ रहा था यहाँ पर, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या रहा, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो थी वो तेज़ी से अब फैलने लगी। जो यूथ था अब वो किसी से भी डरने वाला नहीं था, यहाँ तक कि जो ट्रेजरी थी गवर्नमेंट की, ठीक है, उस पे भी अटैक किया गया, उसको भी लूटा गया। गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो थे उन पे भी अटैक किया गया, ठीक है। तो अब कोई जो था वो पीछे हटने वाला नहीं था। इन रिप्रेसिव पॉलिसीज़ जो थी इनकी वजह से लोग जो थे, यूथ जो था वो और ज़्यादा भड़क गया, और जो यूथ था अब वो पूरी तरह से तैयार था अपनी लाइफ को अपनी मदरलैंड के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए। अब यहाँ पर जो यूथ आगे बढ़ रहा था, जो बहुत पावरफुल था, उनमें कुछ के नाम हम देख लेते हैं, जैसे खुदीराम बोस हो गए, प्रफुल्ल चाकी हो गए और राम प्रसाद बिस्मिल हो गए। ये सभी जो थे, ठीक है, इन्होंने बाकायदा यहाँ पर पार्टिसिपेशन किया, जिनका पार्टिसिपेशन बहुत मेन था। इसके अलावा ब्रिटिश जिन्होंने कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी भी अपनाई, रिप्रेसिव पॉलिसीज़ जो थी वो सारी चीज़ें चलाई, लेकिन यहाँ पर ये मूवमेंट जो था वो रुकने वाला नहीं था। ये रेवोल्यूशन वायलेंट होता जा रहा था बट ये रुकने वाला नहीं था, ठीक है। न्यूज़पेपर एंड जर्नलिज्म जो था उनका भी पार्टिसिपेशन यहाँ पर बढ़ गया। लोग जो थे वायलेंट रेवोल्यूशन जो था इसके फेवर में आने लगे, ठीक है। एडवोकेट वायलेंट रेवोल्यूशन, इसकी वो एडवोकेट करने लगे, वकालत करने लगे। इसमें खास तौर से देखा जाए संध्या एंड युगांतर जो था ये बहुत फेमस था इस बारे में लिखने के लिए, ठीक है, इनके फेवर में, जो कि ये रेवोल्यूशन कर रहे थे उनके फेवर में। खासतौर से युगांतर कहा जाए तो युगांतर जो था उसमें काफ़ी कुछ जो था उसमें फेवर में लिखा हुआ था, ठीक है। युगांतर इसमें काफ़ी आगे था। मूवमेंट रोज टू देयर पीक्स, मूवमेंट जो था वो बढ़ता गया, वायलेंट भी होता गया और आगे चलकर वो अपने पीक पर पहुंच गया। मतलब इतना ज़्यादा कह सकते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी अब इससे परेशान हो गई, जिसकी वजह से हम देखते हैं 1911 में लॉर्ड हॉर्डिंग के द्वारा ये जो बंगाल पार्टीशन था इसको रद्द कर दिया गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बंगाल पार्टीशन जो कि 1905 में किया गया था, उस विरोध के चलते 1911 में इसको रद्द कर दिया गया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, द सूरत स्प्लिट 1907, ठीक है। ध्यान रखिएगा सूरत स्प्लिट कब हुआ था, 1907। सूरत स्प्लिट है क्या, हमने देखा कांग्रेस में दो ग्रुप थे, दो या कह सकते हैं दो विचारधारा के लोग थे, एक मॉडरेट थे, दूसरे असर्टिव थे, ठीक है। इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि 1907 में सूरत सेशन होता है जहां पर दोनों ही एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, इसीलिए इसको नाम दिया गया सूरत स्प्लिट, ठीक है, 1907। चलिए आइए देखते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले अर्ली नेशनलिस्ट। देखिए जब कांग्रेस बनी तो स्टार्टिंग में क्या था, अर्ली नेशनलिस्ट ही थे। फिर आगे लोगों को कुछ मेथड जो है उनके काम जो है वो पसंद नहीं आए, इस वजह से वहाँ से दूसरी विचारधारा के लोग जो हैं वो आते हैं जिन्हें हम असर्टिव या फिर रेडिकल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अर्ली नेशनलिस्ट जो थे उनका पूरा कंट्रोल जो था वो कांग्रेस पर था। उनके काम करने के तरीके जो थे वो अपने तरीके थे, अपने तरीकों से ही वो काम कर रहे थे। ज़रूर उनकी बातें चाहे इग्नोर की जा रही थी गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन फिर भी उनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन था उसी के अकॉर्डिंग वो चल रहे थे। ब्रिटिश थ्रोन जो था उसके लिए वो पूरी तरह से क्या थे, लॉयल थे। लेकिन फिर भी 1907 में पार्टीशन जब होता है बंगाल का, तब वो अगेंस्ट जाते हैं, ठीक है, कांग्रेस सेशन
तो जहाँ पर वाराणसी जो आज का नाम है उस समय में का बनारस, ठीक है। तो बनारस में कांग्रेस का सेशन होता है, एनुअल सेशन, जो कि 1905 में होता है, जहाँ पर ये लोग जो है वो साथ में आते हैं और ये जो बंगाल पार्टीशन था इसकी बुराई भी करते हैं कि ये चीज़ें जो है वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी जैसा हम लोग देख रहे हैं असर्टिव जो है वो उग्र हो जाते हैं, आगे मूवमेंट जो है वो करते हैं, रेवोल्यूशन करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए कि जो अर्ली नेशनलिस्ट थे उनके एम या उनके मेथड ऑफ वर्क जो थे वो यहाँ पर भी चेंज नहीं हुए। ज़रूर इस बात के लिए वो अगेंस्ट थे, लेकिन उनके काम करने के तरीके जो थे वो चेंज नहीं हुए थे, यानी ब्रिटिश के लिए लॉयल होना, या फिर कह सकते हैं कि मेथड ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स का यूज़ वो करते थे, ये सारी चीज़ें जो थी वो उनकी चेंज नहीं हुई। वहीं पर हम बात करें यंगर लीडर्स, जैसे कि लाल बाल पाल जो हो गए, वो काफ़ी ज़्यादा उग्र थे। उनको ये समझ में आ रहा था कि हमारे जो एम हैं, प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, वो क्या है, उन लोगों ने वो क्या है, जिस तरीके से हम लोग गवर्नमेंट के आगे बातें रख रहे हैं वो नहीं मानी जाएगी, ठीक है। उसकी फ्यूटिलिटी, उसकी निरर्थकता जो है वो उनको समझ में आ रही थी। इसी वजह से अर्ली नेशनलिस्ट जो थे, ठीक है, उनके जो प्रोग्राम थे, उनके जो एम थे, उसकी इन्होंने निंदा की, या फिर कह सकते हैं उसकी इन्होंने बुराई की, और आगे शुरू किया स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट, ठीक है। तो स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट जो था, इसको ये लोग चाह रहे थे, कौन, जो असर्टिव थे, ठीक है, वो ये चाह रहे थे कि ये मूवमेंट जो है वो ऑल इंडिया मूवमेंट बने, यानी कि ऑल इंडिया लेवल पर ये हो, इसमें सभी का पार्टिसिपेशन हो। इसके अलावा ये चाहते थे गवर्नमेंट के प्रति, ठीक है, टुवर्ड्स गवर्नमेंट के प्रति ये चाहते थे पॉलिसी ऑफ ऑर्गेनाइज पैसिव रेजिस्टेंस की पॉलिसी ऑर्गेनाइज करना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो जो अर्ली नेशनलिस्ट थे उन्होंने इनका साथ नहीं दिया। देखिए अब क्या होता है, जब अर्ली नेशनलिस्ट का साथ नहीं मिलता है असर्टी को, ठीक है, तो वो नाराज़ होते हैं यहाँ पर। इसके बाद एंड ऑफ द सेशन एंड ऑफ द सेशन क्या होता है कि जो असर्टिव थे इन्होंने अपना कन्वेंशन जो था वो बुलाया, सम्मेलन जो था वो अपना जारी रखा, जहाँ पर एक अलग पार्टी, ठीक है, यंग लीडर्स जो थे उन्होंने एक नई पार्टी बनाई। यहाँ पर ये ध्यान रखना है, यहाँ पर ये अलग पार्टी इन्होंने बनाई थी, लेकिन अभी वो स्प्लिट नहीं हुए थे, ठीक है। इसके बाद आता है 1906 कैलकाटा सेशन, ठीक है। कांग्रेस फॉर्मेशन में हमने देखा था कि हर ईयर इनका सेशन जो था वो कराने की बात हुई थी। 1905 बनारस सेशन हुआ, फिर उसके बाद 1906 कैलकाटा सेशन जो हुआ, यहाँ पर डिमांड रखी गई जो असर्टिव थे इनकी तरफ से कि जो हमारी लिस्ट है, यहाँ पर जो प्रस्ताव एक्ट जो है वो पास किया जाए, किसका, स्वदेशी का, बायकॉट का एंड नेशनल एजुकेशन का। चूँकि जो असर्टिव थे इनका प्रेशर था, इसलिए अर्ली नेशनलिस्ट जो थे उन्होंने इसको मान लिया, ठीक है, उन्होंने मान लिया, लेकिन प्रेशर की वजह से, बट इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स थे, ठीक है, जो कि अब आगे सरफेस पर आ गए, ठीक है, क्योंकि प्रेशराइज होकर उन्होंने माना था। तो अब इस सेशन में इन दोनों के बीच के जो डिफरेंसेस थे वो फिर सरफेस पर आ गए। इसके बाद आता है सूरत सेशन 1907, जहां से ये स्प्लिट होते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। तो सूरत सेशन 1907 जब आयोजित होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो अर्ली नेशनलिस्ट थे उनकी तरफ से ये माना जाता है कि जो 1906 का हमारा सेशन था, कैलकाटा सेशन, उसको हम लोग अंडू कर दें, यानी कि अंडू कर दें। इसका मतलब कि उन लोगों ने जब स्वदेशी, बायकॉट एंड नेशनल एजुकेशन वाला प्रस्ताव माना था, उसको वो वापस रद्द करना, कैंसिल करना चाह रहे थे, ठीक है। इसके अलावा वहाँ जब मीटिंग होती तो उसके वहाँ पर जो जिन बातों पर चर्चा होनी थी, जिन बातों पर बातें होनी थी, उस लिस्ट में ये तीनों टॉपिक्स जो थे वो नहीं थे। हम बात करें बायकॉट की, हम बात करें नेशनल मूवमेंट, हम बात करें बायकॉट की, हम बात करें स्वदेशी की, हम बात करें नेशनल एजुकेशन की, ये तीनों ही चीज़ें जो थी वो लिस्ट से गायब थी, जिसकी वजह से जो असर्टिव थे, जो उग्र विचारधारा वाले लोग थे, गर्मपंथी जो थे, ठीक है, ये नाराज़ हुए और इसके बाद इनके कॉन्फ्लिक्ट जो थे वो और ज़्यादा बढ़ गए। अब आगे कॉन्फ्लिक्ट जो है वो और बढ़ते हैं, कैसे वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो एस.एन. बनर्जी जो थे, इनकी तरफ से प्रेसिडेंटशिप के लिए नाम दिया जाता है डॉक्टर रास बिहारी घोष का। इसके फेवर में नहीं रहते हैं असर्टिव, जिसकी वजह से विरोध करते हैं। अब इस विरोध के बाद, अगेंस्ट जाने के बाद, जो असर्टिव के मेन लीडर थे यानी कि बाल गंगाधर तिलक,
ठीक है, लाल बाल पाल, इनमें से बाल गंगाधर तिलक जो कि मेन थे, सूरत सेशन जो था उसे एड्रेस करने से उन्हें मना कर दिया जाता है कि वो सूरत सेशन को एड्रेस नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से दोनों के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दोनों में फाइट्स शुरू हो जाती है, लाठी डंडे चलने लगते हैं, एक दूसरे के ऊपर कुर्सियां फेंकी जाने लगती हैं और फिर फाइट जो है वो बहुत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पुलिस जो है उसका इंटरफेरेंस होता है। पुलिस आती है, इंटरफेयर करती है इनको शांत कराने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट डे जो अर्ली नेशनलिस्ट थे उन्होंने फिर से मीटिंग बुलाई, यानी कि उनका सेशन जो था वो फिर से चल रहा था, जहां पर जब असर्टिव जो है वो जाते हैं तो उनको बाहर निकाल दिया जाता है, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता है, जिसकी वजह से असर्टिव जो थे, ठीक है, वो नाराज़ होते हैं और फिर उसके बाद अपना स्ट्रगल उनसे अलग होकर, ठीक है, यहीं से ये स्प्लिट होते हैं और अपना स्ट्रगल जो था गवर्नमेंट के खिलाफ, ये असर्टिव रेडिकल नेशनलिस्ट कैरी ऑन देयर स्ट्रगल अगेंस्ट गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट ये अपना स्ट्रगल जारी रखते हैं, जहां पर 1915 तक ये मजबूती के साथ रहते हैं। इसके बाद कंट्री इंटरेस्ट के लिए वापस से कांग्रेस के साथ आ जाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एट लर्नो हब। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।